Good morning, beta. Today we will continue our chapter 5th history. देखो बेटे, जो लास्ट डिस्कशन हमारा कंटिन्यू था वो इबन बतूता जो डिस्कशन दे रहा है इंडियन सिटीज़ के बारे में, वो हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था. आज हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे उस समय के पोस्टल सिस्टम के बारे में. मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई मैसेज कन्वे करना होता तो किस प्रकार के प्रोसीजर थे. हालांकि हमने ऊपर चैप्टर में ये डिस्कशन किया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन उनका पोस्टल सिस्टम जो है वो काफ़ी फास्ट था. देखिए, स्टेट एविडेंटली टुक मेजर्स टू इनकरेज मर्चेंट्स. जो स्टेट था उसने इस प्रकार के स्टेप्स कुछ उठाए थे जिससे कि जो बिजनेस है उसको पुश किया जा सके, बढ़ाया जा सके. ट्रेड रूट सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउसेस, वहाँ पर गेस्ट हाउस बनाए गए थे. एमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम, उसका जो पोस्टल सिस्टम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई मैसेज कन्वे करने का बहुत इम्प्रूव किया गया था. अलाउड मर्चेंट्स टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड आल्सो रेमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस. आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर करना है किसी चीज़ का, उसकी इनवॉइस भेजनी है, उसका बिल भेजना है, उसकी पेमेंट भेजनी है. इसके लिए एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया गया था जिससे बहुत जल्दी मैसेज कन्वे किया जा सकता था, ताकि ऐसा ना हो जब तक वो प्रॉपर सप्लाई हो तब तक वो सामान ही ख़राब हो जाए. अलाउड टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, बहुत कम समय के नोटिस पर भी सामान को सप्लाई किया जा सकता था. ऐसा पोस्टल सिस्टम उन्होंने जो है क्रिएट किया था. टुक ओनली 50 days टू रीच दिल्ली टू सिंध. वो कह रहे हैं ओनली 50 days जो हैं वो लगते थे दिल्ली से सिंध जाने में, अदरवाइज कई महीनों का समय लगता था. द न्यूज़ रिपोर्टर्स ऑफ स्पाइस वुड रीच द सुल्तान्स थ्रू पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days. अगर किसी प्रकार का कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स का मैसेज सुल्तान तक पहुंचाना होता था वो जस्ट 5 days के अंदर पहुंच जाता था. अब वो किस प्रकार के मैसेज थे देखिए, एक है उलक और एक है दावा. जो दावा है वो फास्ट द फुट पास्ट है. मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. नीचे दिया है नहीं दिया, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई नहीं. जो उल्क है हॉर्स पोस्ट, इसमें घोड़ों के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था. अब इसमें एक आपको जो बात हैरानी की लगेगी वो ये लगेगी, अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक मैसेज आप बाई फुट भेज रहे हैं, पैदल भेज रहे हैं, एक घोड़ों के द्वारा भेज रहे हैं, मतलब घुड़सवार लेकर जा रहे हैं, तो मैसेज कौन सा जल्दी जाएगा? जनरली आपका आंसर होगा जो लोग घोड़े पर जा रहे हैं वो जल्दी मैसेज लेकर जाएंगे. लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था. वहाँ पर जो लोग फुट पोस्ट से जाते थे, पाँव के माध्यम से दौड़कर संदेश लेकर जाते थे, वो जल्दी पहुंचता था. उसके पीछे कारण था ये जो दावा सिस्टम था. मींस एक लिमिटेड एरिया के बाद उन्होंने कुछ पोस्ट बनाई हुई थी. जब एक पर्सन एक मैसेज लेकर जाता था, उसका तरीका बता रहा हूँ आपको. एक हाथ में उसके एक स्टिक होती थी, डंडा होता था जिसके ऊपर बेल्स, घंटियाँ लगी होती थी. जब वो दौड़ता था तो वो घंटियाँ बजती थी. दूसरे हाथ में उसके पास मैसेज वाला इन्वेलप लगा सकते हैं हम, रोल लगा सकते हैं, तो उसके हाथ में, दूसरे हाथ में मैसेज होता था. जब वो तेज़ी से दौड़ता था तो जैसे ही अगली पोस्ट आने वाली है, अगला दावा आने वाला है, वहाँ वाले अवेयर हो जाते थे और वो वहाँ का जो एक पोस्टमैन है, जो रेस लगाने वाला पर्सन है, एथलीट टाइप पर्सन होता था जो रेडी रहता था, और वो उससे वो स्टिक लेकर, मैसेज लेकर आगे की ओर कंटिन्यूसली दौड़ता था. और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता था.
इसमें कहीं कोई रुकता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपने एथलीट गेम में देखा होगा, रिले रेस 100/4, 4 लोग दौड़ते हैं लेकिन 100 मीटर्स दौड़ते हैं। फर्स्ट पर्सन दौड़ता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, वो 100 मीटर्स दौड़ता है। जब वो 100 कंप्लीट करने वाला होता है, वहाँ पर एथलीट जो है वो रेडी रहता है, वो उसके हाथ से स्टिक लेता है, नेक्स्ट 100 जो है वो दौड़ता है, फिर थर्ड एथलीट जो है वो रेडी रहता है, वो उससे वो स्टिक लेता है, और थर्ड 100 जो है, तीसरा 100 जो है वो पूरा करता है, और फिर जब वो पूरा करने वाला होता है, फोर्थ एथलीट जो है वो वहाँ रेडी रहता है, वो स्टिक लेता है और वो रेस को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए उसमें बहुत कम समय लगता है। तो इस प्रकार ये जो मैसेज थ्रू फुट था, ये जल्दी पहुंचता था। अब आगे है बर्नियर थिंकर जो है, ए डॉक्टर विद अ डिफरेंस, मीन्स वैसे बेसिकली डॉक्टर था। तो क्वेश्चन आ जाता कई बार, हु वाज बर्नियर? ए फ्रेंचमैन वाज ए डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन। मीन्स वो एक डॉक्टर भी था, एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, एक इतिहासकार भी था। ही केम टू द मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो मुगल साम्राज्य में इसलिए आया था कि उसे कुछ अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड थी, वो चाहता था कि उसे कुछ स्टेटस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1668। वो भारत में 12 साल रहा था, 1656 से लेकर 1668 तक। ही वॉज फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुकौं, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। जो दारा प्रिंस था, शाहजहां का बेटा, बड़ा बेटा, वो उसका फिजिशियन अपॉइंट हुआ स्टार्टिंग में। ही डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस 14, द किंग ऑफ फ्रांस। उसने जो भी कार्य किया वो उसने फ्रांस के किंग जो लुइस 14 था उसको समर्पित किया। बर्नियर एंड द डेगनेरेट ईस्ट, ये देखिए, Bernier belonged to a different intellectual traditions, proscribed with comparing and contrasting what he saw in India in particular to that of Europe. His aim was to influence the policy makers to ensure that they made the right decisions. अब यहाँ पर उसकी जो सोच है वो दूसरे थिंकर से, दूसरे ट्रैवलर से डिफरेंट है। वो जो कुछ उसने इंडिया में देखा उसकी यूरोप से कंपैरिजन करता है और उसमें ये बताता है कि कौन सा बेहतर है, किस में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बेसिकली वो इस बात से प्रभावित था कि इंडियन सिस्टम में जो ड्रॉबैक्स हैं वो उनके एम्परर को, पॉलिसी मेकर्स को एक प्रकार से हेल्प करना चाहता था, एडवाइस देना चाहता था कि वो उसमें इम्प्रूव करें और राइट डिसीजन लें। मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, critical insights and reflections, trying to place the history of the Mughals within a universal framework. Bernier travel in the Mughal Empire, उसने जो है जो मुग़ल एम्पायर था उसमें उसने जब दौरा किया, ट्रैवल किया, वहाँ का इवेल्यूएशन किया, उसके आधार पर वो कंपैरिजन करता है। क्या कंपैरिजन करता है? कंपेयर्ड मुग़ल इंडिया टू दैट ऑफ यूरोप। मुग़ल इंडिया और यूरोप का कंपैरिजन करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ बिनेरी अपोजिशन। इंडिया प्रेजेंटेड एज द यूनिवर्स ऑफ यूरोप। इंडिया appeared to be inferior to western world।
वो ये मैसेज देना चाहता था एक प्रकार से कि इंडिया जो है कंपैरेटिवली डेवलप नहीं है और उससे यूरोप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इन्फीरियर है। बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑन लैंड ओनरशिप इन मुगल इंडिया, इस पर क्वेश्चन भी है बेटे। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन मुगल इंडिया। मीन्स यूरोप में लोगों के पास पर्सनल प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन मुगल एम्परर में लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, मीन्स वो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं थे। फॉर्म बिलीवर इन द वर्चुअस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यही मैंने आपसे कहा, वो चाहता था कि लोगों को प्राइवेट राइट्स दिए जाएं, प्राइवेट हक दिया जाए। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल, ये बिल्कुल सही सोचना था उसका, उसकी थिंकिंग ये थी कि अगर सारी ज़मीन का मालिक, सारी लैंड का मालिक जो है एम्परर होगा तो वो स्टेट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, दोनों के लिए डेंजरस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। मुगल एम्पायर, द एम्परर ओन्ड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग हिज नोबल्स एंड नोबल्स टू द पीजेंट्स। बेसिकली जितनी उसका ऐसा इवेल्यूएशन है, ध्यान रखना जरा, ऐसा किसी पेपर्स में, किसी मुगल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो इस चीज़ को ये कहना चाह रहे हैं कि उसने जो इवेल्यूएट किया उसका ये कहना था कि सारी लैंड का जो मालिक है तो वो एम्परर है और वो उसके बाद पूरी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जो उसके नोबल्स हैं, और आगे नोबल्स जो हैं वो जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्यू टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, तो ये एक साइड इफेक्ट बता रहा है, क्योंकि पूरी लैंड का जो मालिक है वो ऑनर जो है वो एम्परर है, तो जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। सो देयर वर averse to any long-term investment in the sustenance any expansion of production, यही कारण था कि लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें कुछ काम नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, what were the evil effect of the crown ownership of land, मीन्स यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ये जो एम्परर पूरी लैंड का मालिक है तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये एब्सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया हमने कि वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, अर्थात उनके पास उसका मालिकाना हक नहीं था। दस दे डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इसीलिए वो उस लैंड की फर्टिलाइजेशन पावर इंक्रीज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते थे। इट प्रिवेंटेड द एमरजेंस ऑफ द इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स, it led to the ruination of agriculture, it brought a continuous decline in the living standard of all section of society, it led to the excessive oppression of the peasantry। तो कुल मिलाकर जो उसका इफ़ेक्ट था वो ये था कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी, एग्रीकल्चर जो है वो बजाय इम्प्रूव करने के डिक्रीज़ हो रहा था, उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया गया था, जिसका रिजल्ट पूरे सोसाइटी के ऊपर था, चाहे वो और ज़्यादा इफेक्ट जो कह सकते हैं जो एक आम नागरिक था, जो एक आम लेबर वर्कर था, जो एक आम छोटा मोटा फार्मर्स था, पीजेंट्स था, किसान था, उसको इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल लो होता चला गया, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो ये इसके इफेक्ट थे बेटे, ठीक है। और आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है बेटे। ओके, थैंक यू बेटा।